हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रिफाइन एकेडमी में। आज हम आपको साइंस के क्वेश्चन करवाएंगे। जो साइंस की सीरीज चल रही थी अग्निवीर के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो हर एग्जाम में आएंगे पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, सुनते रहना। उत्तक वाला चैप्टर चल रहा है, यही 300-400 क्वेश्चन कराने हैं हमें, इनको बार बार देख लेना, इंशाल्लाह इसमें से सब कुछ मिल जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन है, किन उत्तकों की कोशिकाओं में विभाजन और विभेदीकरण की क्षमता पाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, किन उत्तकों की कोशिकाओं में विभाजन और विभेदीकरण की क्षमता पाई जाती है, तो बताना। तो इसका आंसर होगा विभज्योत्तक कोशिकाओं, विभज्योत्तक उत्तक में। अब देखो इसके अंदर है जाइलम, एक है फिलोएम। तो पहली बार तो ध्यान रखेंगे हम, जाइलम और फिलोएम जो होते हैं जटिल उत्तक हैं। किन में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। और कैसे हैं तुम्हारे, जटिल उत्तक हैं, और तुम्हारे पास संयोजी उत्तक भी हैं, जटिल उत्तक भी हैं। जाइलम पौधों के अंदर जल और खनिज पदार्थों को लेकर जाता है। फिलोएम जो होता है भोज्य पदार्थों का स्थानांतर करता है। जाइलम जल का स्थानांतर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पदार्थों के संवहन का कार्य पौधों में पदार्थों के संवहन का कार्य कौन सा उत्तक करता है। तो अभी हमने बताया था, इसका जिक्र करा था। तो पौधों में एक तो जाइलम का, और तुम्हारे पौधों में संवहन का कार्य कौन से उत्तक करते हैं। तो जाइलम केवल फिलोएम, जाइलम और फिलोएम तो दोनों ही संवहन उत्तक होते हैं। जाइलम तथा फिलोएम दोनों ही क्या होते हैं, संवहन उत्तक करते हैं। बस जाइलम क्या होता है, जल का स्थानांतर करता है। फिलोएम जो होता है भोज्य पदार्थों का स्थानांतर करता है। फिर है, पौधों में जल संवहन किसके द्वारा होता है। तो जैसे जल और जैसे जाइलम, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जाइलम जो होता है, जाइलम की जो क्रिया होती है, ये जल से क्या करता है, खाद्य पदार्थों को जल से क्या होता है, जल से जल को तथा खनिज लवणों को ऊपर की ओर ले जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रक्रिया है या समान प्रक्रिया। तो ये गुरुत्वाकर्षण की कैसी प्रक्रिया होती है, विपरीत प्रक्रिया होती है। फिलोएम जो है गुरुत्वाकर्षण के समान प्रक्रिया है, मगर जाइलम जो होती है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रक्रिया है। तो कि गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, जो भी कोई चीज ऊपर वस्तु ऊपर से गिरती है वो सीधी जमीन पर आती है, किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। तो फिलोएम का तो निशान ये है और जाइलम का निशान ये पहला वाला निशान है, ठीक है। नहीं, तो जाइलम गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रक्रिया होती है, फिलोएम गुरुत्वाकर्षण के समान प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, पौधों में भोजन तथा हार्मोन्स के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक आवश्यक है। तो कौन सा उत्तक है, फ्लोएम। भोज्य पदार्थों के लिए तो फ्लोएम, और जल के लिए जाइलम। पौधों में भोजन तथा हार्मोन्स के परिवहन के लिए कौन से उत्तक पाए जाते हैं। भोजन के लिए है फ्लोएम ही। किन पौधों में जाइलम में जाइलम वाहिकाएं नहीं पाई जाती। ऐसा कौन सा पौधा होता है जिसके अंदर जाइलम वाहिकाएं नहीं पाई जाती। तो बस ध्यान रखेंगे, यही है सरसों। पार्श्व विरज्योतक में वृद्धि होती है, किसकी वृद्धि होती है पार्श्व विरज्योतक में, मोटाई से, ठीक है। पेड़ पेड़ पौधे की कौन सा मोटाई का जो भाग होता है उसे पार्श्व विरज्योतक में वृद्धि होती है, किसके, मोटाई की। पार्श्व विरज्योतक कौन किसकी वृद्धि करता है, तो मोटाई की वृद्धि करता है, ध्यान रखेंगे। फिर वृक्ष की छाल को छील लेने पर कौन सा महत्वपूर्ण संवहन उत्तक हट जाता है। तो बताना कौन सा उत्तक हट जाता है। तो जब हम पेड़ की किसी की छाल, अगर ये पेड़ है कोई और ये पेड़ का हम बाह्य आवरण इसको छील देते हैं, पेड़ के बाह्य आवरण को अगर हम इसको छील देते हैं तो क्या हो जाता है, तुम्हारे पास फ्लोएम नष्ट हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है पेड़ को, पेड़ की पत्तियां टूटने से नहीं, छाल को ही हटा देने से नुकसान होता है। फिर अब क्वेश्चन आ गया, किसी भी वृक्ष को सबसे अधिक हानि होगी इसकी आधी शाखाएं गिर जाने से, सभी पत्तियां गिर जाने से, इसकी छाल के नष्ट हो जाने से, इसकी आधी पत्तियां गिर जाने। तो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, इसकी छाल के नष्ट हो जाने से। अगर इसकी छाल हटा दें तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी के द्वारा होगा। फिर यदि किसी वृक्ष के तने में भूमि से 5 फीट की
ऊंचाई पर एक कील लगा दी जाए और वह वृक्ष प्रत्येक वर्ष में 4 इंच की ऊंचाई पर से बढ़ जाता है, तो 5 वर्षों बाद कील की ऊंचाई से क्या होगी? कील की ऊंचाई भूमि से क्या, मतलब कील की ऊंचाई भूमि से क्या होगी? कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी पेड़ में कील गाड़ दें 5 फुट ऊंचाई पे, और पेड़ जो हर साल 4 इंच ऊंचाई पर बढ़ जाता है, तो 5 वर्षों के बाद कील की ऊंचाई क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखेंगे हम, कील की ऊंचाई वहीं रहेगी जो पहले गाड़ी थी हमने 5 फुट में, ठीक है। कभी हिसाब जोड़ते रहो। पादप दूध के नाम से जाना जाता है, तो पादप दूध हम किसको कहते हैं? लेटेक्स को। फिर द्वितीयक वृद्धि मुख्यतः पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? द्विबीजपत्री के पौधे में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। द्विबीजपत्री के पौधे वे होते हैं जिनके अंदर बीज जो होते हैं ना, बीच में निशान होता है, बीज उनके टूट जाए। जैसे गेहूं जो होता है द्विबीजपत्री है, गेहूं का जो बीज होता है तोड़ कर अलग कर सकते हैं, तो गेहूं कैसा होता है? द्विबीजपत्री होता है। तो ऐसी चीज आप छांट लेना, जिनके बीज बीच में से तोड़े जा सकते हैं, वो द्विबीजपत्री होती है। पौधों की आयु का आकलन लगाया जाता है, तो पौधों की आयु का जो आकलन लगाया था, तने के आकार से, जड़ की वृद्धि से, संवहन उत्तक की सक्रियता से, वार्षिक वलय गिनकर। तो पेड़ों की आयु का जो पता लगाया जाता है वार्षिक वलय को गिनकर लगाया जाता है। यदि ये क्या है, एक पेड़ है, अगर ये पेड़ है, तो हम पेड़ का अगर गट्ठा काट देते हैं, ये बीच में से, यहाँ से हमने ये काट दिया, तो यहाँ की इसमें जो पेड़ के अंदर जो वो निकलेगा गट्ठा, तो ऐसे उसके अंदर संरचनाएं होती हैं, ये लेयर होती है, ठीक है। इस ढंग से अगर हम देखते हैं तो अंदर ये लेयर होती है, तो ये लेयर बनाती है वार्षिक वलय को गिनकर। और जो भैंसों की आयु जो लगाते हैं हम, पूंछ की गांठों को गिनकर लगा लेते हैं। पादप पौधे के नाम से, पादप दूध के नाम से किसको जानते हैं हम? लेटेक्स को जानते हैं। फिर देखो आ गया, अस्थियों का निर्माण होता है, किसमें होता है अस्थियों का निर्माण? अस्थियों का निर्माण होता है तुम्हारा पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, एपिथेलियल उत्तक, संयोजी उत्तक। एक बात ध्यान रख लेंगे, इसका निर्माण कहाँ से होता है? संयोजिक उत्तक से होता है। तो संयोजिक उत्तक में एक तो होता है तुम्हारे पास रक्त, एक तो होता है रक्त, ये भी संयोजी उत्तक है। और तुम्हारे पास त्वचा, त्वचा भी संयोजी उत्तक है। और हड्डी भी कैसी होती है तुम्हारे पास? संयोजी उत्तक होती है। एक बात ध्यान रख लेंगे, संयोजी उत्तक पहचानने की एक अच्छी ट्रिक यही है कि जो भी चीज हमारे शरीर का अंग आपस में ज्वाइंट हो रहा है, जैसे रक्त हर नस के अंदर बराबर बराबर मात्रा में बह रहा है, संयोज हो रहा है, तो उसका तो कैसा उत्तक हो गया तुम्हारा? संयोजी उत्तक। त्वचा भी जो है शरीर की, ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ छोड़ने के बाद कुछ टाइम के बाद त्वचा बनी हो, तो सारी त्वचा एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से कनेक्ट है। तो कैसा उत्तक है ये भी तुम्हारे पास? संयोजी उत्तक है। तो हड्डियां भी एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये भी कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक। तो रक्त, त्वचा और हड्डियां कैसी उत्तक होती हैं? संयोजी उत्तक होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्वचा का निर्माण किस उत्तक से होता है? तो संयोजी उत्तक से होता है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताना, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ। क्या साइटोलॉजी कहलाता है? साइटोलॉजी तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी तुम्हारे पास शैवालों का अध्ययन। साइटोलॉजी जो कहलाता है, साइटोलॉजी होता है तुम्हारे पास कोशिका का अध्ययन। फाइलोलॉजी आती है शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी होता है कवकों का अध्ययन। और हिस्टोलॉजी होता है तुम्हारे पास उत्तकों का। दोबारा सुन लीजिए आप, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, फाइलोलॉजी शैवालों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, और हिस्टोलॉजी होता है तुम्हारे पास उत्तकों का अध्ययन। अब बताना दंत सूत्र कौन सा है इसके अंदर? 21-23/21, 21-33 21-23/21-24, 21-22/21-22, 21-23/21-23। तो ध्यान रखेंगे, 21-23/21-23 यही दंत सूत्र होता है। 21-23/21-23। ये दो तो इस बार नहीं हो सकते, तो क्योंकि ऊपर 21-33 दिखा रखा था, अब नीचे 2 दिखा रखा, ऊपर 33 नहीं, क्योंकि दोनों जबड़ों में दांत जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है तुम्हारे पास यकृत। मगर यकृत के बारे में और बता देता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन सी होती, तो यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि तो भी यकृत, मगर मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि होती तुम्हारे पास थायराइड। और मानव शरीर की बाह्य ग्रंथि पूछता ना तो थायराइड हो जाता, मगर आंतरिक ग्रंथि पूछा या ग्रंथि पूछा डायरेक्ट तो यकृत हो गया। मानव शरीर की बाह्य सबसे बड़ी ग्रंथि होती थायराइड। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, ये एक ऐसी ग्रंथि होती है यो होती है तुम्हारे पास संयुक्त ग्रंथि, मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों गुण पाए जाते हैं अग्नाशय के अंदर। तो ये कैसी ग्रंथि होती है तुम्हारे पास? संयुक्त ग्रंथि होती है तुम्हारे पास, ठीक है। और यकृत कैसा होता? आंतरिक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, थायराइड बाह्य सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, अग्नाशय संयुक्त ग्रंथि होती है तुम्हारे पास। और सबसे बड़ा अंग की बात कह जाए तो त्वचा जो होता है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ग्रंथि में अंग में अंतर समझ लेना आप सब। यकृत कोशिकाएं किसका स्त्राव करती हैं? तो बताओ यकृत कोशिकाएं किसको निकालती हैं? तो यकृत कोशिकाएं किसको निकालती हैं? पित्त को निकालती है। पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत कोशिकाओं से, ध्यान रखेंगे बस। पित्त का स्त्राव करने वाला अंग कौन सा है? तो यकृत। मानव में एक दंतीय दांतों की कुल संख्या होती है, मतलब एक दंतीय दांत कितने होते हैं मानव में? कुल टोटल दांत 32 होते हैं। वो दांत जो दूध के दांत कहलाते हैं वो 20 होते हैं, और एक दंतीय दांतों की संख्या होती है 12। ध्यान रखेंगे, टोटल दांत 32, दूध के दांत कितने होते हैं? 20, और एक दंतीय दांतों की संख्या होती है तुम्हारे पास 12। तीनों 3 पॉइंट बता दिए मैंने। क्वेश्चन 50 ही होंगे मगर क्वेश्चन 30 या 35 होंगे, मगर आपको करीबन बहुत क्वेश्चनों का जवाब मिल जाएगा यहाँ से। यदि यकृत निष्क्रिय हो जाए तो रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? तो बताना, अमोनिया की मात्रा बढ़ेगी। और किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? बताना किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? हाँ, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। ये अमोनिया लिख लिया। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास? अगला क्वेश्चन है लीवर कोहन की दरारें किसका स्त्रावन करती हैं? बताना है। बताओ। तो ये जो करती हैं तुम्हारे पास छोटी आंत से। फिर पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? पाचन के लिए वसा का इम्लीकरण पित्त का कार्य पूछ रहा है, ठीक है। एंजाइम द्वारा वसा का पाचन, अपजात पदार्थों का बहिष्करण, पाचन क्रियाओं का नियमन। तो कौन सा होगा इसमें? पाचन के लिए वसा का इम्लीसीकरण। एक बात ध्यान रख लेंगे, जब हमारा जो पित्त के अंदर पथरी हो जाती है, अगर हम पित्त निकाल दिया जाता है, डॉक्टर लोग पित्त उसको निकाल देते हैं, तो वसा ही नहीं पच पाती है। तो वसा का क्या नहीं होता है? इम्लीसीकरण नहीं हो पाता, मतलब वसा के नहीं पच पाते, उससे गैस भी बनती है और परेशानियां होती है। इसी कारण जो जिनका ऑपरेशन किया जाता है पित्त की थैली का, अगर पित्त निकाल देता है तो वो जो है तली हुई चीजें या वसा की चीजें कम खाता है। हमारे देश में है शाकाहारी लोगों के लिए संगठित प्रोटीन का सर्वमान्य स्रोत कौन सा होता है? मांस, ये तो मांसाहारी आ गया। शाकाहारी पूछे थे, अंडा भी नहीं है। आलू, दालें, तो दालें जो है सबसे मुख्य स्रोत होती है तुम्हारे। कैसीन काय में पाई जाती है? कैसीन प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती है? तो दूध में पाई जाती है कैसीन प्रोटीन। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? जो बहुत ज्यादा जरूरत होती है अमीनो अम्ल 10 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इनको बार बार देखिएगा, रिपीट करिएगा, इंशाल्लाह यहीं से क्वेश्चन मिलते रहेंगे हम आपको रोज डेली। दो
30-40 क्वेश्चनों की वीडियो बनाते रहेंगे और आप उसको बार बार रिपीट करके देखते रहना।